Hey everyone, welcome back to the channel. आज हम डिस्कस करेंगे बजट टॉपिक का पार्ट नंबर 3 जहां पर वी विल बी डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी ऑफ बजट. मतलब कि बजट में कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो हमें नॉर्मली समझने में प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको एक सिंप्लीफाई फॉर्म में यहाँ पर समझते हैं. तो इकोनॉमिक टर्म के हिसाब से बजट में अगर लिखा हुआ है कैपिटल बजट, तो उसका क्या मतलब होता है? द पार्ट ऑफ बजट, बजट का वो वाला हिस्सा जहां पर डील होती है विद द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द कैपिटल बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, कैपिटल शब्द आपने सुना होगा बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट. अगर आप स्टूडेंट कॉमर्स के हैं या अगर आपने इकोनॉमी पढ़ रखी है, स्टूडेंट नहीं भी है तो डजंट मैटर. अगर इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी अगर पढ़ी है तो उसमें आपने सुना होगा कि कैपिटल मतलब वो वाला पैसा जो बिजनेस में लगता है. इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज सबको पता है. कैपिटल से आप ये चीज समझिए, जब भी कभी कैपिटल शब्द है तो ऑलवेज रिमेंबर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट. ठीक, आपने अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा होगा. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जहां पर कोई असेट क्रिएट होती है. प्लस असेट तब क्रिएट होगी जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ पैसे खर्च करेंगे. हल्के थोड़े बहुत पैसों में जो है आपकी असेट क्रिएट नहीं होती. ऑन द अदर हैंड फिक्स्ड कैपिटल में आपका क्या होता है? असेट क्रिएट होती है. वर्किंग कैपिटल में आपका क्या होता है? वो डे टू डे खर्च होता है. तो कैपिटल की जब भी बात है तो ऑलवेज रिमेंबर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की बात हो रही है. कैपिटल रिसीट्स, ऑल नॉन टैक्स ऑल नॉन रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट आर नोन एज कैपिटल रिसीट्स. अगर आपने चैनल की प्रीवियस वीडियो देखी है जो उसका पार्ट नंबर 2 था, अगर आपने देखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर देख लीजिएगा एक बार. वहां पर मैंने रेवेन्यू का पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाया था. कैपिटल रिसीट मतलब ऑल नॉन रेवेन्यू रिसीट, मतलब वो वाली इनकम गवर्नमेंट की जो टैक्स के थ्रू नहीं आई है, वही तो नॉन रेवेन्यू हुई. वो वाले पैसे गवर्नमेंट के या वो वाली इनकम गवर्नमेंट की जो टैक्स के थ्रू नहीं आई है आर नोन एज कैपिटल receipts. Such receipts are for investment purposes. Always remember, कैपिटल की जहां पर भी बात आए मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है, प्लस कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, कुछ एसेट क्रिएट की बात हो रही है. अगेन कैपिटल की यहाँ पर बात हो रही थी मतलब कि फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस एंड सपोज टू बी स्पेंट ऑन प्लान डेवलपमेंट बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, सैलरी देने में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रही है गवर्नमेंट तो डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो जाएगा. पहला इसका लोन रिकवरी. लोन रिकवरी मतलब कि अगर ये भी एक तरीके का कैपिटल रिसीट का सोर्स है. अच्छा, ये जो तीन है ये आपके सोर्सेज है. ठीक है, कहाँ कहाँ से हो सकता है लोन रिकवरी? अगर जैसे कि सपोज गवर्नमेंट ने अगर लोन दिया किसी को, कहीं पे भी किसी और भी देश को या अपनी इंडिया में किसी स्टेट को लोन दिया, अगर वहां से पैसे आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट फॉर्म में आता तो आपका रेवेन्यू हो जाता है. ठीक है, रेवेन्यू रिसीट. लेकिन अगर पूरा का पूरा पैसा वापस आ रहा है तो वो आपका कैपिटल कहलाया जाएगा. ठीक है. ऑन द अदर हैंड बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट, दूसरे हाथ पे आपकी बोरोइंग है. अगर गवर्नमेंट कुछ बोरो करती है, अगेन कैपिटल है तो शॉर्ट टर्म तो नहीं रहेगा, लॉन्ग टर्म ही रहेगा. अगर कुछ लॉन्ग टर्म बोरो कर रही है, इंटरनल अगर लोगों से ले रही है, एक्सटर्नल अगर इंटरनल किससे लेगी? आरबीआई से लेगी. आपने पढ़ा था ना लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, बैंकर्स बैंक और गवर्नमेंट्स बैंक, आरबीआई के बारे में. तो आरबीआई से अगर बोरो कर रही है, इंडिया के किसी बैंक से बोरो कर रही है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर बोरो कर रही है, तो अगेन बोरो करेगी तो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आएगा. किसके पास? गवर्नमेंट के पास. तो मतलब कैपिटल रिसीट है. और अगर एक्सटर्नल लैंड किसी से बोरो करे, एक्सटर्नल भी कर सकती है, किसी और देश से कर सकती है पैसे बोरो, वहां से भी अगर कर रही है तो अगेन लार्ज अमाउंट में पैसे आएंगे, तो अगेन कैपिटल है. अब खुद ही सोचिए, अगर लार्ज अमाउंट में पैसे आते हैं तो आप उसका चना मटर थोड़ी ना खाते हैं. अगर लार्ज अमाउंट में पैसे आते हैं तो उसको फर्दर किस काम में यूज करते हैं? ऑलवेज रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए. ऑलराइट. देन कम्स अदर रिसीट्स बाय द गवर्नमेंट. अदर रिसीट्स बाय द गवर्नमेंट मतलब इसके अलावा भी जहां जहां से गवर्नमेंट पैसे अक्रू कर सकती है. अगर पीएफ के थ्रू कर रही है, कहीं से स्मॉल सेविंग स्कीम के थ्रू कर रही है, अगर अपने बॉन्ड वगैरह बेचकर कर रही है, कहीं से पैसों का अरेंजमेंट कर रही है, तो वो भी गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं. ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में आ रहे हैं? लोन के फॉर्म में आ रहे हैं. ठीक है, गवर्नमेंट को उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अगर आपने चैनल पर, अगर आप पुराने हैं तो आपको याद होगा मैंने ट्रेजरी बिल और
वो सारे इंस्ट्रूमेंट पर आपको एक वीडियो बनाकर पोस्ट करी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट को अगर पैसे चाहिए तो उसके बिहाफ पे आरबीआई ट्रेजरी बिल्स इशू करता है। तो वो जो टी बिल इशू करेगा तो मुफ्त में थोड़ी ना कर देगा भाई, गवर्नमेंट को फिर जब इसकी मेच्योरिटी पे पैसे भी तो देने पड़ेंगे। तो अगेन अपने साथ एक बर्डन लेकर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कैपिटल रिसीट या फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट। तो हमेशा याद रखना है कि कैपिटल रिसीट में आपकी दो चीज़ें होती हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड होगा, दूसरा कोई एसेट क्रिएट हो रही होगी, तीसरा आपका एक और चीज़ कोई ना कोई लायबिलिटी। अगर आप लार्ज अमाउंट में पैसे ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, तो लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है कि पैसे देने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। अगर कहीं और से इनकम आ रही है तो अगेन मेच्योरिटी पे पैसे देने पड़ेंगे। ऑलराइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, all the areas which get capital from the government are part of capital expenditure। जहाँ से भी गवर्नमेंट को पैसे गवर्नमेंट के पास से जा रहे होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखिए कैपिटल है तो अगेन दो तीन बातें जो मैंने आपको भी बताई हैं वो याद रखनी है कि लार्ज अमाउंट ऑफ मनी में के हिसाब से पैसे खर्च होंगे, प्लस अपने साथ कोई लायबिलिटी भी आ सकती है, आएगी। लोन डिस्पर्सल बाय द गवर्नमेंट, लोन डिस्पर्सल बाय द गवर्नमेंट मतलब कि अगर गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट को, मे बी इंटरनली किसी स्टेट को दिया है, दे रही है या ले रही है, या किसी फॉरेन कंट्री को दे या ले रही है, तब भी अपने साथ तो लेकर आएगी ही लायबिलिटी और आपके पास से पैसे जाएंगे। लोन रिपेमेंट, अगर कोई पुराना लोन रीपे कर रही है अगेन पैसे तो जाएंगे ही। प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट मतलब वो वाले खर्चे जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए प्लान करती है कि हम यहाँ से यहाँ तक पुल बना देंगे, यहाँ से यहाँ तक ये इंडस्ट्रियलाइजेशन करवा देंगे, अगेन एक्सपेंडिचर प्लान्ड है और हल्के फुल्के पैसे नहीं लगेंगे, बहुत पैसे लगेंगे। जनरल सर्विसेज, जनरल सर्विसेज में जो नॉर्मली जो सर्विसेज होती हैं जैसे कि रेलवे की सर्विस हो गई, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी खर्च होता है। पोस्टल सर्विसेज हो गई, वाटर सप्लाई हो गई, रूरल एक्सटेंशन हो रहा है, अगर एजुकेशन हो रहा है तो आपका 1000-1500 का काम नहीं है, बहुत पैसे लगते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, अगर डिफेंस के ऊपर कुछ खर्च हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, यहाँ पर हर तरह का कैपिटल एक्सपेंस की बात हो रही है जो लार्ज अमाउंट में खर्च होगा डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, अगर कोई इक्विपमेंट खरीदी जा रही है उनके लिए, प्लस मॉडर्नाइजेशन कराया जा रहा है। अच्छा एक चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर कि जो डिफेंस है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है, ये जो है कैपिटल भी हो सकता है एंड रेवेन्यू भी हो सकता है अपने नेचर के हिसाब से, ठीक है। ये रेवेन्यू पार्ट इसका डिफेंस का काउंट होता है अगर आपकी कोई एसेट क्रिएट नहीं होती, लेकिन अगर एसेट क्रिएट होती है तो ऑन द सेम पार्ट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी काउंट हो जाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। फिर आपका आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ही हो चुका है। उसके बाद अदर लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, इसके अलावा अगर गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी है कि कहीं कोई पास्ट का कोई पैसा था वो अब देना पड़ रहा है, या फिर पीएफ की कोई पुरानी लायबिलिटी है लोगों को अब वो देनी पड़ रही है, ठीक है। अगर बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि अगर आपको पेंशन देनी पड़ रही है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, या कोई अगर अनडिवाइडेड इंडिया से आया है तो अब उसका यहाँ पर कुछ पार्ट है तो वो अब आपको अब देना पड़ रहा है, तो हर वो सारी चीज़ जो इन सारे हेडिंग्स में नहीं आती वो आ जाती है अदर लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट वाली हेडिंग में। देन कम्स फिस्कल डेफिसिट, द बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट्स टोटल रिसीट्स, गवर्नमेंट का टोटल रिसीट एंड टोटल एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो वो क्या है, वो है फिस्कल डेफिसिट। It shows the situation of fiscal deficit. The situation of fiscal deficit indicates that government is spending beyond means. Obvious सी बात है, अगर आपकी इनकम क्या हो रही है, टोटल रिसीट मतलब रेवेन्यू भी मिला के और कैपिटल भी मिला के, दोनों को मिला के टोटल रिसीट बनता है। ऑन द अदर हैंड टोटल एक्सपेंडिचर कैसे बनता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों एक्सपेंडिचर को मिला के बनता है। तो आपकी इनकम और आपके खर्चे, अगर खर्चे ज़्यादा हैं पैसे नहीं है तो ऑब्वियसली बात है डेफिशिएंसी में चले जाएंगे, तो इट विल बी सिग्निफाइंग कि आप जो है पैसे जितने हैं नहीं उससे ज़्यादा खर्च करें। गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड मीन्स। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, द फिस्कल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट लायबिलिटीज फॉर अ ईयर इज प्राइमरी डेफिसिट, अ टर्म ऑफ इंडिया स्टार्टेड यूजिंग सिंस फिस्कल 1997। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से सुनिएगा। फिस्कल डेफिसिट क्या था, मैंने भी आपको बताया कि टोटल रिसीट माइनस टीई, ठीक। अगर टीई आपका ज़्यादा रहा है, रेवेन्यू कम रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आपका नेगेटिव में आएगा। तो फिस्कल डेफिसिट में से अगर आप प्रेजेंट ईयर के इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देते हैं, अगर आपने सपोज 4 लोगों से लोन लिया तो उस 4 को आप जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट और लोन, अगर वो हटा देंगे उस पर्टिकुलर ईयर में से, उसको हम कहते हैं प्राइमरी
डेफिसिट, ये फिस्कल डेफिसिट निकालने के बाद ही प्राइमरी डेफिसिट निकलता है। ये कब से यूज हो रहा है इंडिया में? इट इज सिंस 1997 एंड 1998। देन कम्स प्राइमरी सरप्लस. This is a situation in budgeting process where tax receipts of government are higher than total expenditure excluding interest payments. इसमें क्या था, गवर्नमेंट की जो टैक्स के थ्रू इनकम हो रही है वो ज़्यादा है देन इट्स टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम ज़्यादा है और खर्चे जो है वो कम है। और प्लस एक और चीज़ में से माइनस क्या कर देते हैं, करंट ईयर का इंटरेस्ट पेमेंट। अगर करंट ईयर में किसी से, अगर पहले भी आपने किसी से लोन ले रखा और इस साल का उसका इंटरेस्ट काट कर दिखा रहे हैं तो वो प्राइमरी सरप्लस है। जैसे वो पर प्राइमरी डेफिसिट था कि दोनों का फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हटाकर, इन द सेम वे यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, जो प्राइमरी सरप्लस है उसमें से आपका जो दोनों का डिफरेंस, इनकम में से और खर्चे का दोनों का डिफरेंस, उसमें से क्या एक्सक्लूड कर देंगे, इंटरेस्ट पेमेंट। दिस कंसेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन इंडिया सिंस 1997, सेम वही चीज है। Monetized deficit, the part of fiscal deficit, ये fiscal deficit का part है which was provided by the RBI to the government in a particular year is monetized deficit. This is the new term for adopted in 1997. ये इस बात का कोई वो नहीं है, ये सिर्फ एक नया टर्म है जो ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है। ये fiscal deficit का ही part है जिसको हम कह रहे हैं कि monetized deficit है, ठीक। इसमें देखिए monetized deficit में होता क्या है कि ये एक न्यू टर्म है जो अडॉप्ट किया गया था, इनोवेशन है कि हम कैसे और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लेकर आए अपने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के पूरे बिहेवियर में। ये हर ईयर बोथ इंडिया में जो आपका सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है ये इनका डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर और चेंज होता रहता है। डेफिसिट एंड सरप्लस बजट, अब ये बहुत सिंपल है। अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है खर्च और आपकी इनकम कम है, मतलब खर्च ज़्यादा कर रहे हैं पैसे नहीं है बिल्कुल, तो डेफिसिट में चले जाएंगे। अगर खर्च कम कर रहे हैं पैसे ज़्यादा हैं तो हमेशा सरप्लस में रहेंगे। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स फॉर सजेशंस एंड योर क्वेरीज। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।